हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं नॉकआउट मुकाबला। भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जाना है तो वेस्ट इंडीज की चुनौती को पार करना होगा। वेस्ट इंडीज मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दोनों के लिए ही करो या मरो का मैच होगा, क्योंकि सेमीफाइनल का समीकरण एकदम स्पष्ट है कि जीतने वाली टीम आगे जाएगी और हारने वाली नहीं जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और वेस्ट इंडीज कुल 4 बार आमने सामने आए हैं। 4 मैचों में भारतीय टीम सिर्फ 1 बार जीती है, बाकी 3 मौकों पर कैरेबियाई टीम ने बाजी मारी है। टी20 वर्ल्ड कप में उनकी पहली भिड़त 2009 में हुई थी, जब सुपर 8 के मैच में वेस्ट इंडीज 7 विकेट से जीता था। उससे अगले साल यानी 2010 के वर्ल्ड कप में भी उनका सुपर 8 में आमना सामना हुआ था। इस बार भी वेस्ट इंडीज ने जीतकर राइवलरी में 2-0 की बढ़त बनाई थी। 2014 में आखिरकार भारत को वेस्ट इंडीज पर पहली जीत मिली थी। वहीं 2016 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने भारत को 7 विकेट से हराकर चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट की अगर बात करें तो उसमें भारत और वेस्ट इंडीज 30 बार आमने सामने आई है, जिनमें 19 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है। वेस्ट इंडीज 10 बार जीता है, जबकि उनके एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पूर्व रणजी खिलाड़ी अजय रामनानी जी हमारे साथ मौजूद है और वरिष्ठ खेल पत्रकार जशवंत क्लाउडियस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का ही स्वागत है INH 24/7 में। तो अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ये जो मैंने आंकड़े बताए इसमें तो वेस्ट इंडीज आगे लग रही है। क्या लगता है आपको, किस तरह देखते हैं, ये कांटे की टक्कर देखते हैं इस वक्त? देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो भारत ने 2020 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज को 19 बार हराया है। तो पड़ला तो 2020 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का भारी है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे मजबूत टीम भारतीय टीम है। वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार भारतीय टीम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का जो खेल देखने में आया है उससे अब हमको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और उनको हराने के लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। हालांकि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में आसानी से हार गए, लेकिन उनकी टीम काफी अच्छा खेल रही है। हेटमायर खासकर बहुत अच्छा वेस्ट इंडीज को एक अच्छे रन्स दे रहे हैं और ये मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहे हैं। शाही होप भी बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो निश्चिंत ही देखिए, मुकाबला तो कांटे का होगा और भारत बहुत मजबूत है और वेस्ट इंडीज भी लेकिन इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा खेली। तो दोनों टीमें काफी मजबूत हैं और मुकाबला कांटे का ही होना चाहिए। मुकाबला कांटे का होना चाहिए। जशवंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुकाबला कांटे का होगा और शायद मुकाबला छक्के छक्के का भी होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। क्या लगता है आपको जशवंत जी? जी बिल्कुल, आप ठीक कर रही हो, लेकिन इस वक्त मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्रिकेट को कभी भद्र खिलाड़ियों का खेल कहा जाता था। अभी तो मुझे लगता है कि चौके और छक्के जब लगते हैं तो आपको किसी तरह बल्ला घुमाना है, गेंद को बल्ले पर लाना है और रन लेना है। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट अब कितना बदल गया है। एक क्लासिक क्रिकेट हुआ करता था जो अजय जी खेला करते थे, बेहतरीन स्क्वायर कट और शानदार ड्राइव खेला करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। तो अब बात तो ये है, ताकत की बात है। आपके पास ताकत कितनी है, आपकी नजर गेंद पर कैसी है, आप गेंद को अपने बल्ले के कहां पर ले रहे हैं, बीचों बीच ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं या ऊपर की तरफ ले रहे हैं। तो ये सारी बातें अब टेक्निकली आ गई है। मैं समझता हूँ किताबों में भी शायद अभी ये बातें नहीं आई होंगी, लेकिन जेंटलमैन खेल का ये हाल है। और ये निश्चित आपने बिल्कुल सही बात कही कि चौके छक्कों का खेल हो गया ये, चूंकि 20-20 ओवर का मुकाबला है। तो दोनों तरफ के खिलाड़ी जो हैं वो चौके छक्के मारने की हैसियत रखते हैं। मुकाबला बहुत ही रोचक होगा। जी बिल्कुल जशवंत जी, आपने एक बात निकाली ही है तो मैं अजय जी से ही पूछ लेती हूँ। अजय जी, जैसे इन्होंने कहा जब आप खेलते थे तो अलग खेल होता था, आज अलग खेल है, इस पर आप थोड़ा टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल
पहले से काफ़ी बदल चुका है, टेक्निक्स काफ़ी बदल चुकी हैं, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स बहुत आ गए हैं। खासकर जब से 2020 क्रिकेट आया है तो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स बहुत लगने लगे। लेकिन देखिए बेसिक बेसिक होता है, क्रिकेट में बेसिक है तभी आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय टीम में हो। तो बेसिक तो हर खिलाड़ी के पास होता ही है, बेसिक एक टेक्निक्स जो होती है वो हर खिलाड़ी के पास होती है। जैसे देखिए अभी अभिषेक शर्मा ने देखिए इस मैच में देखिए सीधे बल्ले से खेला, वी शेप में खेला शुरू में, उसके बाद वो कैसे कॉन्फिडेंस में आ गए। तो यही कारण था कि वो बेसिक्स जानते थे कि मैं इतने बार जीरो पे आउट हुआ हूं, अब मुझे एक बार सीधे बल्ले से खेल के मुझे एक बार अपना कॉन्फिडेंस लाना है और छक्का नहीं मारना है। और उन्होंने वही किया और उन्होंने एक अच्छा स्कोर भी किया और भारत जीता भी। तो बेसिक तो रहेगा ही, क्रिकेट में बेसिक कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और लेकिन ये है कि देखिए 2020 क्रिकेट में इम्प्रोवाइज स्ट्रोक बहुत सारा लगने लगे हैं, रिवर्स स्वीप लगने लगे हैं, बहुत ही मतलब काफ़ी ऐसे स्ट्रोक लगने लगे हैं जो कभी भी क्रिकेट की बेसिक्स में आते ही नहीं है। लेकिन देखिए ये भी एक क्रिकेट है और देखने वालों को मज़ा आता है और खेलने वालों को भी मज़ा आता है। टेस्ट क्रिकेट में बेसिक्स होते हैं, वनडे क्रिकेट में बेसिक्स होते हैं, 2020 क्रिकेट में इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारियां देने के लिए कि बेसिक्स तो रहेंगे ही। और जसवंत जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी ने एक खिलाड़ी का नाम लिया, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के बारे में काफी बातचीत हो ही रही थी क्योंकि 3 बार वो 0 पर आउट हो चुके थे, लेकिन अब कमबैक हो गया है। क्या लगता है, सभी बैटिंग अब भारत की पूरी तरह से भरपूर है, कहीं कमी लग रही है आपको भारतीय बैटिंग में? अब नहीं, भारतीय बैटिंग में तो कहीं कमी नहीं है। उनका चयन जो किया गया है, हमारे जो सेलेक्टर्स हैं, करता है, और जिन्होंने उस टीम को चुना है, निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन टीम को चुना है। और हमारे पास बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं, और विकेट कीपर अच्छे हैं, क्षेत्र रक्षक हैं। लेकिन जो अभिषेक शर्मा की आपने बात कही कि अभिषेक शर्मा लगातार हैट्रिक बनाए उन्होंने, 0 का बाद में फिर अभी अर्धशतक बनाया, तो मुझे लगता है उससे उनको कॉन्फिडेंस आया होगा। और एक बात जरूर मुझे लगती है कि क्या अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे तो बाकी टीम जैसा खेलती है वैसा खेलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है मानसिक दबाव एक जो भारतीय टीम में आ गया था, या एक ओवर कॉन्फिडेंस था खिलाड़ियों में कि नहीं अब अभिषेक शर्मा तो खेलेंगे ही तो हम अपना खेल दिखलाएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा के नहीं खेलने से हमने देखा कि भारतीय टीम में कुछ गड़बड़ी आई, थोड़े लड़खड़ा गए, लेकिन फिर वो वापस आए। तो अभिषेक शर्मा को खेलना होगा, अच्छा खेलना होगा। और अजय जी ने उनके बारे में बतलाया, बिल्कुल जिस टेक्निक के साथ वो खेलते थे, अगर वो थोड़ा बदल कर खेले, थोड़ा संभल कर खेले, संयम के साथ खेले, धैर्य के साथ खेले, तो मुझे लगता है कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। और बहुत कुछ अभिषेक शर्मा के ऊपर रहेगा, भारतीय टीम का मनोबल की वो शुरुआत या कैसा करते हैं, कैसी बैटिंग करते हैं, तो ये चीज हमारे दूसरे खिलाड़ियों पर कितना प्रभाव डालेगी, उसके आधार पर भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन होगा। और मैं समझता हूं कि हर हालत में भारतीय क्रिकेट टीम को एक दूसरे को नहीं देखकर अपना खेल दिखलाना चाहिए, और हर समय ये मानकर चलना चाहिए आज मेरी आवश्यकता है इस टीम को, आज मुझे बेहतरीन खेलना है, आज मुझे 100% देना है। क्योंकि अब आप सेमीफाइनल की दहलीज पर हैं, आप जीत गए तो सेमीफाइनल पहुंच गए, हार गए तो बाहर हो गए। तो ये जो स्थिति है उसको आपको, जो डगमगाहट वाली स्थिति, उससे आपको बाहर निकलना है, अच्छा खेलना होगा। अभिषेक शर्मा की तरफ भी देखिए, वो भी अच्छा खेले, सब मनोबल बढ़ाए एक दूसरे का, तभी ये टीम जो है हम इस मुकाबले को जीत सकते हैं। जी जसवंत जी, अभिषेक शर्मा की तरफ निगाहें रहेगी, लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? अब पिछले मुकाबले में तो संजू सैमसन को मौका मिला था, क्या लगता है अजय जी इस बार रिंकू सिंह वापस आएंगे कि वही प्लेइंग 11 के साथ खेलेगी भारतीय टीम? देखिए मुझे लगता है कि रिंकू सिंह का शायद मुश्किल है आना, और मैं चाहता हूं कि अब हमको अगर देखिए सुपर 8 में हम पहुंचे और ऐसा मैच में पहुंचे जहां पे अगर जीते तो फिर आगे, नहीं तो बाहर हैं, तो हमारे पास बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हमको अगर हमने एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा किया तो उसको डिफेंड करने के लिए बॉलर्स भी होने चाहिए अच्छे, और विकेट टेकिंग बॉलर्स और किफायती बॉलर्स। अभी हमने जो ये इस वर्ल्ड कप में देखा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, बुमराह, अक्षर पटेल, ये
ऐसी किफायती बॉलिंग और वैसा विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बैटर्स को कम करके अगर एक क्वालिफाइड स्पिनर, जो कुलदीप यादव मैं पहले भी चाह रहा था और अभी भी चाहता हूं कि कुलदीप यादव एक क्वालिफाइड स्पिनर, एक विकेट टेकिंग बॉलर एक बार टीम में इंक्लूजन और एक बैटर कम हो, क्योंकि बैटर्स हमारे पास अगर इतने ज्यादा हैं कि 8 नंबर तक हम बैटिंग कर लेते हैं, तो अगर एक 8 की जगह 7 किया जाए और एक क्वालिफाइड बॉलर्स, क्योंकि अगर हम अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं उनको डिफेंड करने के लिए एक अच्छा बॉलर्स बॉलिंग साइड भी बहुत अच्छी चाहिए। तो अगर बॉलिंग साइड अपन टीम मैनेजमेंट उसको स्ट्रांग कर दे, क्योंकि वैसे भी कोलकाता में वेस्टइंडीज का जो पड़ला हमेशा भारी रहा है, उनके लिए लकी ग्राउंड रहा है, तो यहाँ पे हमको बॉलिंग की तरफ सोचना चाहिए कि हमको बॉलिंग कैसे हम स्ट्रांग करें और हम अपना कोई भी एक अच्छा अगर स्कोर हम खड़ा करते हैं तो उसको डिफेंड कैसे करें। तो बॉलिंग थोड़ा स्ट्रांग करनी चाहिए, ये देखना चाहिए आज भारतीय टीम को। जी बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि पिछले मुकाबले में थोड़ी सी बॉलिंग और अच्छी हो सकती थी, लेकिन अभी आपने पिच की बात ही की तो एक बात और है कि भारतीय फैंस के लिए राहत की बात जरूर है कि वेस्टइंडीज का ईडन गार्डन्स पर भारत के मुकाबले रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लकी रही है, 2016 में उन्होंने यही जीता था और अभी भी जो 2 मैच यहाँ पे खेले उसमें भी विजय रही थी वेस्टइंडीज टीम। बस भारत से जो मुकाबले हुए यहाँ पर वो नहीं जीत पाई है। और भारत की अगर बात करें इस T20 विश्व कप में या ओवरऑल, तो उन्होंने T20 विश्व कप में एक ही मैच खेला है और 2016 में T20 विश्व कप में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। तो मैदान पर आंकड़े देखें तो दबदबा तो भारत का भी इस मैदान पर है ही। किसके लिए ये फेवरेबल होगी पिच? जशवंत जी, आपसे पूछना चाहूंगे। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये जो पिच बनी है स्पिनर्स को इस समय मदद करेगी, मेरा अनुमान है। इस मैंने जो आंकड़े देखे हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि भारत का पड़ला इसमें भारी होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि भारत के खिलाड़ी को तो वैसे भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना ही चाहिए। जब हम इस टूर्नामेंट में या इस ईडन गार्डन्स में हम वेस्टइंडीज के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं कर पाए या वेस्टइंडीज बहुत अच्छा करती थी, ऐसे कैसे वो लगातार अच्छा करेगी? ये भावना अगर आप उनके मन में डालें, मनोबल उनका जब तक बढ़ाएंगे नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके मन में जब तक आएगा नहीं, तब तक वो शायद अपना खेल भी नहीं बतला पाएंगे। और ये हमारे टीम में मेंटर सब रहते हैं, एक बड़ी फौज रहती है। ये हमारी टीम जो जीतती है हम अपने दर्शकों को बतला दें कि अगर 14 खिलाड़ी हैं तो 18-19 तो सपोर्ट स्टाफ होता है। तो ये मजेदार बात है कि हमारे खिलाड़ियों को हर ढंग से तैयार किया जाता है और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। तो मुझे फिटनेस को विशेष ध्यान दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का पड़ला इस मैदान पर, ईडन गार्डन्स पर, चाहे पहले खेले भारत चाहे बाद में खेले, निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। और रही बात चेंजेस की, तो ये जैसा बोल रहे थे अजय भाई चेंजेस की, तो एक मौका एक बार फिर से अगर संजू सैमसन को दिया जाए, चूंकि वो पूरी बैट्समैन है और बहुत अच्छा खेलते हैं। कई बार जैसे लगातार 3 बार 0 पे आउट होने के बाद आखिर अर्धशतक लगाया अभिषेक ने, तो शायद वो कुछ कर जाए। हाँ, गेंदबाजी में मैं आज भी पक्षधर हूं कि कुलदीप यादव को मौका, क्यों किसी खिलाड़ी को आप किसी दौरे के लिए एक घुमक्कड़ खिलाड़ी के रूप में आप लेकर चलते हैं कि उसको कोई मैच भी ना खिलाया जाए? ऐसा नहीं, एक बार जब उसको टीम में लिया गया है उसको मौका मिलना चाहिए, उसका भी हक बनता है। जी बिल्कुल, तो दोनों ही आप हक में है कि कुलदीप यादव को जरूर खिलाया जाए। अजय जी, क्या आप मानते हैं कि ये स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली होने वाली है पिच? देखिए, ये एक्चुअली में तो बैटर्स के लिए बहुत अच्छी पिच है कोलकाता की, लेकिन वहाँ पे स्पिनर्स को मदद करती है जरूर। ये देखा गया है कि स्पिनर्स को मदद करती है, इसलिए। और दूसरा देखिए, ऐसे हमको कुलदीप यादव की जरूरत नहीं लगती थी मुझे, लेकिन जिस तरीके का जो बॉलिंग इस बार किया है, वरुण चक्रवर्ती हो गए या बुमराह हो गए या शिवम दुबे को देखिए 2 ओवर में कितने रन पड़ गए, तो हमको जो भी स्कोर यहाँ पे हम करेंगे तो हमको डिफेंड करने के लिए अच्छे बॉलर्स चाहिए जरूरी। नहीं तो क्या होगा, देखिए जैसे अभी अफ्रीका के खिलाफ इतना अच्छा स्कोर 179 या 180 के आसपास वेस्टइंडीज ने बनाया, उसको डिफेंड ही नहीं कर पाए, बहुत आसानी से अफ्रीका ने उनको हरा दिया, जबकि स्कोर काफी अच्छा था वो। तो इसलिए यहाँ पे एक अगर 7 बैटर्स और प्लस 4 क्वालिफाइड बॉलर्स के साथ अगर हम आते हैं तो क्योंकि देखिए ये समझिए सेमीफाइनल के लिए लास्ट मैच है, तो हमको जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, तो थोड़ा सा एक बैटिंग बॉलिंग का कॉम्बिनेशन अगर हम बना के और एक रणनीति के साथ में अगर खेलते हैं तो हम निश्चित ही वेस्टइंडीज को हरा पाएंगे। जी बिल्कुल, बॉलिंग बैटिंग दोनों में रणनीति जरूरी है। और डेथ ओवर्स में खासकर यहाँ पे हमने देखा था कि भारतीय टीम थोड़ा सा जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर अच्छा खेलती, क्योंकि
चलिए नेट रन रेट जो है अभी उतना मैटर नहीं करता था, पर लेकिन अगर मौसम कुछ ऊपर नीचे रहा तो हमने देखा था जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में बुमराह और पांड्या से पूरे ओवर नहीं कराए गए थे, उनकी जगह शिवम दुबे 2 ओवर फेंकने आए थे, उन्होंने बहुत सारे रन दे दिए थे। उस मैच में भारत 108 रन या उससे ज्यादा के अंतर से जीता, तो नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से बेहतर हो सकता था। क्या मानते हैं आप जशवंत जी? तो ये बात तो है कि हमें कुछ स्कोर बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से जिम्बाब्वे की टीम ने 184 रन बनाए, 256 हमारे स्कोर के बराबर, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के 254 के खिलाफ में वो स्कोर वो नहीं कर सके। तो थोड़ी रणनीति तो यहाँ आपको बनानी होगी, और विशेषकर बैटिंग के दौरान हमारे खिलाड़ियों को तो बराबर रन रेट पर नजर रखनी होगी। और एक बात और मुझे ये लगता है, अजय जी कितने सहमत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लगता है कि अभी भी जो हम सोच रहे थे पिछले मैच में, जिस ढंग से भारतीय टीम अभी बनी हुई है, ये लगभग वेस्ट इंडीज की टीम जो बनी हुई है, तो दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी एक दूसरे के खिलाफ खेले नहीं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो एक दूसरे को जानते नहीं, खेले नहीं। तो मुझे लगता है ये भी एक प्रभाव, ये बात भी इस मैच के परिणाम में शायद हमें सोचना होगा कि जब खिलाड़ी एक दूसरे की टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं जानते, तो और नतीजा जो आता है तो उस पर क्या उसका इफेक्ट हुआ, इस पर भी कभी हमें चर्चा करनी होगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिन खिलाड़ियों के विरुद्ध में किसी ने खेला नहीं है और अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो निश्चित रूप से ये पक्ष भी आ सकता है सामने। जी बिल्कुल जशवंत जी। अजय जी, आपने कुछ नाम लिए थे पहले, रदरफोर्ड, हटमायर, ये सब बड़े बड़े हिटर्स है और हमें यहाँ पे इनके खिलाफ एक गेंदबाजी की रणनीति रखनी चाहिए। कौन सा गेंदबाज यहाँ पे कारगर रहेगा? क्योंकि एक गेंदबाज और हमारे पास है जो ऑलराउंडर है, जो बैटिंग में तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रन उन्होंने लुटाए, शिवम दुबे। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बॉलिंग की सबसे ज्यादा किसके ऊपर आती है? देखिए, शिवम दुबे को तो मुझे लगता है कि इस मैच पे बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप बुमराह हो गए, अक्षर पटेल हो गए, तो ये बॉलर्स ऑलरेडी हैं, इनको अपना बॉलिंग करानी पड़ेगी। क्योंकि शिवम दुबे को बॉलिंग करा के रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज में जो आईपीएल में खेलते हैं और भली भांति सबकी बॉलिंग जानते हैं, और कुछ नए खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के खिलाफ अगर नहीं खेलें, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हर कोई टीवी पे वॉच कर लेता है, खिलाड़ी बराबर ऑपोजिट टीम के खिलाड़ी को वॉच करते हैं, बॉलर्स के एक्शन वॉच करते हैं, बॉलर्स के चेंजेस, कैरम बॉल कौन फेंक रहा है, वरुण चक्रवर्ती जैसे कैरम बॉल फेंकते हैं, तो ये पूरा वो वॉच कर लेते हैं। तो देखिए ये, और फटाफट क्रिकेट है तो 20 ओवर का है, तो इसमें देखिए ये टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पूरा एक एनालाइज कर लेते हैं कि ये कौन सा बॉलर कैसा है, कौन सा बैट्समैन बैटर कैसा है, और उनको हमको कैसे उनको टैकल करना है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के होने से ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखेगी, और परफॉर्मेंस तो देखिए भारतीय टीम को एक्स्ट्रा करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है और हमको सेमीफाइनल में जाना है, तो वेस्ट इंडीज को हराना ही होगा। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की टीम भी अच्छा खेल रही है और हमने देखा था कि उन्होंने भी एक बड़ा स्कोर इस मुकाबले में बनाया था, 254, भारत ने भी बनाया। तो अगर बैटिंग पहले करने का मौका मिलता है तो क्या बैटिंग पहले करनी चाहिए जशवंत जी, और एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, फिर बाद में सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बनाए? हाँ, मुझे लगता है जो पिछला हमारा अनुभव है, तो जो शुरुआती दौर के मैच हुए थे उसमें हमने पहले बैटिंग की थी और अच्छे स्कोर किया था, और दूसरी टीम नहीं पहुंच पाई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर ईडन गार्डन्स में भी अगर टॉस हम जीतते हैं तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर टॉस हम हारते हैं और भाग्य से वेस्ट इंडीज ने हमें बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, तो वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन बल्लेबाजी करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में समुद्री किनारा है, पता नहीं कि ओस की बूंदें कितनी गिरती है, क्या होता है, गेंद की पकड़ कैसे बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, उसके जरिए क्या स्पिनर लाभ उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, बड़ा ये प्रश्न भी अभी बिल्कुल मन मस्तिष्क में चल रहा होगा सारे खिलाड़ियों का, मैनेजमेंट का, मैनेजर का, कोच का। तो अगर भारत पहले टॉस में बल्लेबाजी पहले लेती है टॉस जीतने पर, तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा लाभप्रद होगा। अजय जी, आप क्या मानते हैं,
ड्यू फैक्टर की भी बात कर लेंगे कि आपको लगता है ड्यू फैक्टर रहेगा और पहले भारत को क्या करना चाहिए अगर टॉस जीते तो? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बल्लेबाजी करते हैं और एक बड़ा स्कोर करते हैं तो बाद में वेस्टइंडीज थोड़ा सा प्रेशर में खेलेगी, क्योंकि देखिए उनको भी मालूम है कि ये उनके लिए भी लास्ट मैच है, आगे सेमीफाइनल में जाना है या नहीं जाना है। तो और बैटर्स विकेट है ये, यहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी होती है इस मैदान पे, स्पिनर्स को मदद देता है लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर बैटिंग अच्छी करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग एक बहुत अच्छा बड़ा टोटल, क्योंकि देखिए अगर 225 के ऊपर का टोटल का अपन टारगेट करते तो उसके बाद ऑपोजिट टीम स्कोर देखकर ही प्रेशर में आ जाती है, और प्रेशर डबल हो जाएगा जब उनको मालूम है कि करो या मरो की स्थिति है यहाँ पे। तो बैटिंग करना ज्यादा लाभप्रद हो सकता है भारत जी। लेकिन अगर बैटिंग नहीं आई और अगर पहले बॉलिंग आती है तब क्या रणनीति होनी चाहिए जसवंत जी? बिल्कुल, फिर तो गेंदबाजों के को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। निश्चित रूप से गेंद को बिल्कुल स्टंप पर रखनी होगी और कोशिश यही करनी होगी कि बल्लेबाज या तो बाहर निकल कर खेले या फिर अपने जगह पर खड़े होकर डिफेंस करे गेंद को, क्योंकि ये जरूरी है कि रन ना बना पाए। ये गेंदबाज को अपनी गेंदों को इस ढंग से डालनी होगी, कोई भी रियायत अगर आपने दी तो फिर उसका नुकसान होगा। दूसरी बात, इसमें प्रेशर क्षेत्ररक्षकों पर भी आता है। पहले अगर आप क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं तो क्षेत्ररक्षण अगर आप कर रहे हैं तो फिर जो क्षेत्ररक्षक है आपके, उन्हें जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करनी होगी। रिंकू सिंह की जरूर याद आएगी अगर आज वो नहीं खेलेंगे और हमें पहले क्षेत्ररक्षण करने का मौका मिला। तो इसलिए दोनों बात है, गेंदबाज को अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से निभानी होगी, साथ ही साथ जो क्षेत्ररक्षण है उसमें जो क्षेत्ररक्षक वो तो अच्छा करे, साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव पर भी एक दबाव बनेगा कि वो भी क्षेत्ररक्षण में को जो है वो किस ढंग से फैलाते हैं, कहाँ किस खिलाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, एक एक खिलाड़ी को उन्हें देखना होगा। तो पहले गेंदबाजी करने से क्षेत्ररक्षण के साथ साथ फील्डिंग की जमावट और इसके अलावा गेंदबाजों की गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, ये सब बातें निर्भर करेंगी। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो अजय जी एक फाइनल कमेंट भी मैं आपसे चाहूंगी पूरे मैच को लेकर भी, और ऐसा होता है तो भी। देखिए, अगर पहले अपन फील्डिंग करते हैं तो वेस्टइंडीज को सबसे पहले तो हमको ये टारगेट लेना पड़ेगा कि कैरिबियन टीम 150 से 170 से आगे ना जाए, क्योंकि देखिए क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सोच रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा टोटल बना देगी और वो प्रेशर में आएंगे, तो वैसे ही अगर वेस्टइंडीज बड़ा टोटल बना देती है तो इंडिया प्रेशर में आ जाएगी। क्योंकि हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे बैटर्स हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन एक प्रेशर जो होता है, वर्ल्ड कप का प्रेशर जो है, वो उस समय काम करेगा अगर हम एक बड़ा टोटल वेस्टइंडीज को बनाने दे देते हैं। तो 150 से 170 के बीच में अगर उनको कंट्रोल करें हम, तो फिर हम ये मैच बहुत आसानी से जीत सकते हैं। आसानी से नहीं भी जीते, लेकिन पूरे चांसेस हमारे बन जाएंगे कि हम ये मैच जीतेंगे और सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल से बस एक राह दूर है। जसवंत जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगी। निश्चित रूप से पूरे भरोसे के साथ भारतीय टीम को, उनके खिलाड़ियों को मैदान में उतरना चाहिए और हमेशा लक्ष्य जीत कर लेकर उतरना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पूरा देश तो आपके साथ है। मैदान में जितने दर्शक है वो तो आपके साथ है, कम से कम उनका सम्मान कीजिए, उनको कुछ खुशियां दीजिए। तो उनको खुशियां देने के लिए थोड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा, धैर्य से खेलना पड़ेगा। हर गेंदबाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, बल्लेबाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, स्कोरबोर्ड को चलायमान रखना होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भारतीय टीम निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। बिल्कुल पक्ष में हो ये मुकाबला भारत के। आप दोनों स्टूडियो आए, हमारे साथ चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये करो या मरो मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है। जो जीतेगा वो जाएगा सीधा सेमीफाइनल में, जो हारेगा वो जाएगा घर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7।